हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नंबर है 10। इसका नेम क्या है? ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है गवर्नेंस का। ये आपके फर्स्ट टर्म में आ रहा है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको इतनी सारी चीजें पता चलेगी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो काम कैसे करती है, कैसे डेमोक्रेसी चलती है। इतनी सारी चीजें आपको नई नई सीखने के लिए मिलेगी। और ये चैप्टर भी हम कैसे करेंगे? फन वे में। ठीक, देखो पहले इसमें क्या क्या बेसिक टर्मिनोलॉजीज है। तो सबसे पहले वर्ड है हमारा गवर्नेंस। गवर्नेंस होता क्या है? वो प्रोसेस जिसके थ्रू हमारे डिसीजन लिए जाते हैं। किसके लिए? ऑर्गेनाइज करने के लिए सोसाइटी की लाइफ, जो सोसाइटी की लाइफ है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए विद डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स के थ्रू। जो बहुत सारे कानून वगैरह के रूल्स वगैरह होते हैं उनके साथ, एंड इंश्योर किया जाता है कि ये सब फॉलो किए जाए। मतलब ये, अगर मैं आसान भाषा में बोलूं कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू आपको डिसीजन लेने होते हैं, कुछ आप डिसाइड करते हो, आपको लेने होते हैं, जिसमें आप ऑर्गेनाइज करते हो सोसाइटी की लाइफ भी। और सोसाइटी की लाइफ कैसे ऑर्गेनाइज करते हो? कुछ रूल्स बना के, मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना के हम उनके थ्रू कुछ डिसीजन लेते हैं और हम ये इंश्योर करते हैं जो हमने रूल्स बनाए हैं वो हम अच्छे से फॉलो करें। उसको बोलते हैं गवर्नेंस। जैसे अगर मैं और भी आसान शब्दों में बोलूं तो जब गवर्नमेंट होती है, जब वो जो काम करती है, जिस प्रोसेस के थ्रू वो काम करती है और अपना काम अच्छे से करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? गवर्नेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गवर्नेंस। अब देखो, गवर्नमेंट क्या होती है? वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या वो सिस्टम जो हमारा रूल्स बनाने के काम आता है। एंश्योर दैट, वो ये एंश्योर करते हैं कि वो रूल्स वगैरह जो है फॉलो हो। तो वो कौन होती है? गवर्नमेंट होती है। ठीक, अब देखो मैंने बताया रूल्स बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं। अब रूल्स बनाने को या रूल्स जो होते हैं उनको एक अच्छी टर्मिनोलॉजी होती है इसकी, वो होती है लॉ। रूल जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? लॉ होते हैं। अब देखो बेटा, विदाउट लॉ और लॉ की सिचुएशन में क्या डिफरेंस है? अब आप बोलेंगे कि हम रूल्स क्यों बनाए जाते हैं, क्यों हमारे ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है? जैसे आपके ऊपर भी घर में रूल्स बनाए होंगे कि आप इस टाइम खाना खाना चाहिए, आपको इस टाइम पीना है। मतलब नॉर्मली क्या होता है, हम बोलते हैं रूल्स बनाते हैं कि आपको सिर्फ टीवी 1 घंटा देखना है या आधा घंटा देखना है, पूरा दिन टीवी नहीं देखना है। तो ये रूल्स किस लिए होता है? ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपकी आईज अच्छी रहे, क्योंकि टीवी देखने से हमारा आंखें खराब हो जाती है बहुत ज्यादा यूज करने से, तो छोटी एज में तभी हमारा आंख खराब हो जाती है। ठीक है, कुछ रूल्स वगैरह बनाए गए हैं। तो ठीक वैसे ही अब हमारा अगर रूल्स बनाए गए हैं तो हर चीज सिस्टमेटिक चलेगी, जैसे ये चल रहा है। और इसमें अगर रूल्स नहीं बनाए तो देखो ऐसे, अगर कोई रूल ही नहीं होता, कोई ट्रैफिक रूल है तभी ट्रैफिक लाइट है, तभी लोग आराम से जा रहे हैं, आ पा रहे हैं। ठीक है, लोग रुक रहे हैं, जब रेड लाइट हो जाती है तो सब लोग रुक जाते हैं और लोग आराम से चलते हैं, मतलब गाड़ी रुक जाती है, हम लोग आराम से चलते हैं, है ना? तो ठीक वैसे ही क्या होता है, अब ये वाली जो होती है हमारी ये जो ये विदाउट लॉ, इसमें क्या होगा, कभी कोई इधर जा रहा है, कोई इधर आ रहा है, इधर एक्सीडेंट उधर एक्सीडेंट, ऐसा हो जाएगा, ये इसको टक्कर वो उसको टक्कर। तो विदाउट लॉ में क्या होगा, एकदम हॉटस्पॉट 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 हो जाएगा। एक और एग्जांपल देती हूँ। जब हमें कोई सामान चाहिए होता है, अगर हम शॉप पे जाते हैं उसके बाद बहुत भीड़ लगी होती है, जैसे अगर हमें कोई वो भी चाहिए, जैसे खाने की कोई चीज की लाइन लगी है ना, तो उसमें भी क्या होगा, अगर आप लाइन बना के जाओगे तो आप इजीली विद लॉ, मतलब विद लाइन बना के जाओगे तो आप, रूल है कि लाइन के थ्रू ही आना है। अगर लाइन के थ्रू आओगे तो क्या होगा, एक एक करके आप आराम से दवाइयां ले लोगे या जो भी आप खाने की चीज है वो ले लोगे, है ना? और अगर लाइन नहीं होगी तो सारे लोग बोलेंगे हमें दे दो हमें दे दो हमें दे दो हमें दे दो, तो इतने तो कितना क्लोज हो जाएगा, किसी को कुछ मिल ही नहीं पाएगा, बहुत टाइम भी वेस्ट होगा इसमें। ठीक, तो विद लॉ से हमारा इतना अच्छा सिचुएशन होते हैं, विदाउट लॉ से ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं, इसलिए रूल्स रेगुलेशन लॉ बनाने जरूरी होते हैं। अब देखो, अब हमारी जो गवर्नेंस का जो सिस्टम है उसमें 3 ऑर्गन होते हैं बेटा। ठीक है, 3 ऑर्गन है। अब हमारे कौन कौन से 3 ऑर्गन है? एक है हमारा लेजिस्लेटिव, एक है हमारा जुडिशरी और एक है हमारा एग्जीक्यूटिव। ये जो तीनों मिलकर जो काम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गवर्नेंस। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? सेपरेशन ऑफ पावर। लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव तीनों आपस में एक दूसरे से अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट भी है। ठीक, जैसे मान लो अगर जैसे आपके घर में क्या होता है, सबसे ज्यादा आप 3 फ्रेंड्स होते हो, हाँ? तो तीनों फ्रेंड क्या करते हो, सॉरी, आपके घर में आप 3 बहन भाई हो मान लो। अब आप तीनों बहन भाई क्या करते हो, आप ये देखते हो कि हाँ आपकी बहन ने अगर कोई गलती करी होती तो आप जल्दी से आके मम्मी को शिकायत कर सकते हो। आपकी बहन आपके ऊपर नजर रखते है कि अगर आपने कोई गलती कर दी तो वो जाके शिकायत कर देगी। आपका भाई भी सोचता है कि अगर आपने कोई गलती कर दी तो मैं आपको मम्मी को जाके बता दूंगा। तो हम एक तीनों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर क्या रखते हैं? नजर रखते हैं। और वैसे देखा जाए तो तीनों अलग अलग क्लास में होंगे, तीनों इंडिपेंडेंट होंगे, अपना अलग अलग काम करते होंगे, इंडिपेंडेंट भी हो गए और एक दूसरे के ऊपर नजर भी रख रहे हैं। तो यहाँ पे यही है कि गुड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में होता क्या है, 3 ऑर्गन होते हैं जो कि हमारे सेपरेट भी हैं, ऑल्दो दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, कि वो एक दूसरे इंटरेक्ट भी करते हैं और एक साथ काम भी करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? सेपरेशन ऑफ पावर्स। जैसे मैंने बताया ना कि चेक एंड बैलेंस रखते हैं, चेक एंड बैलेंस, एक दूसरे पर नजर रखना, शिकायत करना।
तो यहाँ पे अगर हमारी लेजिस्लेचर कुछ गलत करते हैं तो जुडिशरी उसके ऊपर नजर रखती है। अगर एग्जीक्यूटिव कुछ गलत करते तो जुडिशरी रखती है। एग्जीक्यूटिव कुछ गलत करेगी तो लेजिस्लेचर भी रखेगा। ठीक है, तो सब, और जुडिशरी कुछ गलत करेगी तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों रखेंगे। तो मतलब सब लोग एक दूसरे के ऊपर नजर रख रहे हैं। This means that each organ of the government can check whether the other is doing or restore the balance, कि अगला बंदा सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सब लोग ये चेक करते रहते हैं। तो तीन ऑर्गन्स होते हैं हमारी गवर्नमेंट के। तो वो कौन से ऑर्गन्स होते हैं? अभी मैंने बताया लेजिस्लेचर। बेसिकली लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? तो लेजिस्लेचर एक ऐसा ऑर्गन है जिसका काम क्या है? लॉज बनाना, न्यू लॉज बनाना। ठीक है, इसको हम लेजिस्लेट भी बोल सकते हैं। ठीक, समटाइम होता क्या है, ये जो होता है अपडेट भी करती है, रिमूव भी करती लॉ। अब लॉ बनाने का मतलब ये नहीं सिर्फ हम न्यू न्यू लॉ बनाएंगे। लॉ बनाने का मतलब ये भी है कि हम उसको अपडेट भी करेंगे। अगर कोई पुराने लॉ है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो हमने चेंज कर देंगे उसको थोड़ा। और अगर जो पुराने लॉ है जो आज के डेट में काम के ही नहीं है तो हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक, तो दिस इज डन बाय द असेंबली। जैसे मम्मी ने कुछ बचपन में रूल्स बना के होते हैं, मम्मी थोड़े जब आप बड़े हो जाते हो तो रूल्स हटा देती है थोड़े थोड़े। तो वो ये ना रूल्स हटा दिए या थोड़े रूल्स में चेंज कर दिया। जैसे बचपन में तो आप बिल्कुल मम्मी के परमिशन के बिना नहीं जा सकते, लेकिन अब थोड़े जब बड़े हो जाते हो तो हम बोलते हैं कि ठीक है आप जा सकते हो। पहले तो परमिशन नहीं जा सकते थे, अब थोड़ा आप जा सकते हो कि मम्मी से परमिशन लेके थोड़ा आप बाहर जाके सामान ला सकते हो, है ना। और अब आप थोड़े और बड़े हो जाओगे तो आप मम्मी को इन्फॉर्म करके जा पाओगे अगर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है या कुछ भी। तो क्या होता है, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है तो वो लॉज हमारे अपडेट भी होते हैं और जो लॉ काम के नहीं होते वो रिमूव भी होते हैं। तो ये दिस इज डन बाय एन असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। और ये होता किसके थ्रू है? तो ये भी हमारा कुछ हमारे लोग रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं लोगों के। अब जैसे नॉर्मल हमारे घरों में तो मम्मी करती है, हमारे एक्चुअली गवर्नमेंट में ये काम कौन करता है? तो गवर्नमेंट में ये काम करते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल मतलब जो हमारे लिए काम कर रहे हैं। अब हमारे लिए कौन काम कर रहे हैं? ये इतने सारे लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। अब आप सोचोगे कि इतने सारे लोग आपको तो जानते ही नहीं, तो ये आपके लिए क्यों काम कर रहे हैं? एक्चुअली होता क्या है, हम इन लोगों को, इलेक्शन होता है ना, आपने सुना होगा इलेक्शन, वोट देने जाना है। आप तो नहीं जा सकते, अभी आप छोटे हो, लेकिन आपके पेरेंट्स जो है, मम्मी पापा, आपके बड़े भाई या बहन, हाँ, आपके चाचा चाची, आपके दादा दादी, ये लोग क्या होता है, वोट देने जाते हैं। जब हम ये लोग वोट देते हैं तो ये लोग किनको वोट देते हैं? तो ये लोग जो वोट देते हैं वो हमारा इन लोगों को वोट देते हैं। जिन लोगों को वोट देते हैं वो सारे लोग, और जो जीत जाते हैं तो वो लोग यहाँ पे आते हैं। किसमें आते हैं? यहाँ पे। और ये है क्या? बेसिकली ये पार्लियामेंट है। तो वो जो सारे वोट से जीते होते हैं वो सारे यहाँ आके बैठते हैं। तो ये इनको क्या किया, हमने ही तो चुन के भेजा वहां पे। तो ये लोग हमारे क्या हो गए? रिप्रेजेंटेटिव हो गए, है ना। जैसे क्लास में भी कभी कभी होता है कि आपको खुद मैम से कुछ बोलने में डर लगता है तो आप मॉनिटर को बता देते हो और मॉनिटर आपकी बात जाके मैम के सामने रख देता है। तो वहां पे भी क्या हो गया? उसने आपका रिप्रेजेंटेशन किया। ठीक, और यही हमारे इसमें होता है, इसको हम बोलते हैं क्या है? ये जो पूरी बनी हुई ये जो रूम है, ये है हमारा पार्लियामेंट। क्या होता है ये हमारा? पार्लियामेंट। अब देखो, पार्लियामेंट का काम हो गया। अब होता है बेटा एग्जीक्यूटिव। अब इतने सारे रूल्स बन गए, कोई उन रूल्स को निभा के कुछ काम भी तो करेगा ना। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव वो ऑर्गन होता है हमारा जो इम्प्लीमेंट करता है इन लॉज को। अब हमें कैसे पता चलेगा लॉज को कैसे इम्प्लीमेंट करना है? तो वो हमारा एग्जीक्यूटिव करेगा। तो इसमें अब हमारे एग्जीक्यूटिव होता कौन है? तो वो होता है हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट कौन है? जैसे कि हमारा प्रेसिडेंट या हमारे प्राइम मिनिस्टर। और अगर हम स्टेट की बात करें, मतलब हमारा जो राज्य वाले स्टेटों की बात करें, तो वो होगा चीफ मिनिस्टर। जैसे कि अब जैसे देखो, प्रेसिडेंट कौन है और हमारे करंटली प्रेसिडेंट कौन है, ये अगर किसी बच्चे को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के जाएंगे उनके नाम। ठीक है, बाकी ये हमारे प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? जिस बच्चे को पता है वो बच्चे कमेंट सेक्शन में नाम लिख के जाना है कि प्राइम मिनिस्टर कौन है। चलो, अब मैं इनके नाम बता भी देती हूँ आपको। इनका नाम है मिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये हमारे कौन है? प्राइम मिनिस्टर। और ये कौन है? ये है मिस द्रौपदी मुर्मू। इनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, मिनिस्टर जो होते हैं और एजेंसी जो होती है, अब देखो मैंने बताया कि एग्जीक्यूटिव में कौन होता है? जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट होता है। तो ये और ये जो होते हैं ये भी हमारे एग्जीक्यूटिव की तरह काम करते हैं। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं ना, बहुत सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, वो भी हमारे एग्जीक्यूटिव की तरह काम करते हैं, है ना। और एनी एजेंसी जो होती है वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है लॉ बनाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। ठीक है, एनी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग। तो और भी मतलब हमारे हेड ऑफ द स्टेट भी, हमारे मिनिस्टर भी, या कोई एजेंसी भी हमारी लॉ एंड ऑर्डर को एनफोर्स कराने के, मतलब लागू करने के लिए काम कर सकते हैं। ठीक, तीसरा ऑर्गन कौन सा होता है? हमारी होती है जुडिशरी।
अब देखो लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया, एग्जीक्यूटिव ने उसे लागू कर दिया। अब अगर कभी लॉ लागू करने में कोई दिक्कत हो या कुछ किसी के साथ गलत हो गया हो, ठीक है, तो या किसी ने लॉ तोड़ दिया हो, मतलब लॉ को नहीं निभाया जो लेजिस्लेचर ने बनाया, तो उसको क्या करते हैं, उनको सजा भी मिलती है। वो किसके तहत मिलती है, जुडिशरी के तहत मिलती है। तो वही जुडिशरी है क्या, जुडिशरी एक सिस्टम है कोर्ट का जो डिसाइड करती है कि वेदर समवन हैज अ ब्रोकन द लॉ, किसी ने लॉ तोड़ा है या नहीं तोड़ा है। अगर किसी ने लॉ तोड़ा है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लेना है, बट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी टेकन। जैसे आप अगर घर में लॉ तोड़ते हो, कोई रूल तोड़ते हो, तो मम्मी आपकी पिटाई कर देती है, डांट लगाती है। ऐसे ही हमारे जो गवर्नमेंट होती है उसमें जुडिशरी क्या करती है, उनके लिए एक्शन मतलब उनके अगेंस्ट एक्शन लेती है, ठीक है, पनिशमेंट देती है। क्या एक्शन लेती है, पनिशमेंट देती है उनको। समटाइम क्या होता है, इट ऑल्सो एग्जामिन कि जो डिसीजन जो टेकन लिया गया है एग्जीक्यूटिव के द्वारा वो सही है या गलत। मैंने बताया था ना, ये तीनों आपस में एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं, नजर रखते हैं, जैसे बहन भाई रखते हैं, ठीक वैसे ही ये भी हमारा चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि हमारा वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वही डिसीजन टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव कि वो सही है, एग्जीक्यूटिव ने जो डिसीजन लिया या नहीं है। वेदर लॉ पास बाय द लेजिस्लेचर इज वेल कंसिडर्ड। हाँ, और कभी कभी ये भी चेक करते हैं कि अगर लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया है तो क्या उसने लेजिस्लेचर ने लॉ सही बनाया है या नहीं बनाया। कभी कभी लेजिस्लेचर गलत लॉ बना देता है तो जुडिशरी उसको आके डांट लगाती है कि तुमने गलत काम किए थे, हम कुछ गलत कर देते हैं तो हमारे बड़े भाई बहन हमें डांट लगा देते हैं, या अगर हम कुछ गलत काम कर रहे हैं तो हमारे छोटे भाई बहन भी बता देते हैं कि इन्होंने कुछ गलत किया। ठीक है, तो ऐसे जुडिशरी भी दोनों को देखती है, एग्जीक्यूटिव ने कोई गलत काम तो नहीं किया या हमारे लेजिस्लेचर ने कोई गलत काम तो नहीं किया। ठीक, अब देखो हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो तीन लेवल पे होती है। एक होती है हमारी लोकल गवर्नमेंट, दूसरी होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरी होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर हम ऊपर से देखेंगे तो नेशनल लेवल पे, पूरा देश के लेवल पे अगर देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, नेशनल लेवल पूरे इंडिया के लेवल पे, तो वो नेशनल गवर्नमेंट है। उसके नीचे अगर आप अपने अपने स्टेट्स में देखोगे, जैसे आप कौन से स्टेट में रहते हो, जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो हमारा क्या हो जाएगा, दिल्ली। दिल्ली में क्या होगा, हमारा स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी, तो वो हमारी स्टेट लेवल हो गया। और ऐसे अगर आप अगर दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली हमारा स्टेट हो जाएगा। अगर आप चंडीगढ़ में रहते हो तो आपका चंडीगढ़ हो जाएगा, या तो आप पंजाब में रहते हो तो पंजाब आपका स्टेट हो जाएगा। ठीक, तो ये स्टेट लेवल पर हो गया। अब इसके भी नीचे एक गवर्नमेंट होती है, वो होती है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे अब लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है, पंचायत होती है जो विलेज या टाउन के लेवल पे होती है। ठीक, अब देखो मैं इसमें समझा देती हूँ कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट काम कैसे करती है। जैसे आपके स्कूल में होता है, आप जो बच्चे होते हो, बच्चे के ऊपर भी एक टीचर होती है ना। तो ये क्या है, बच्चे आप मतलब समझ लो यहाँ पे भी आपकी क्या है, ये आपकी टीचर है जो लोकल लेवल पे आपको टीच कर रही है ना, जो आपको पढ़ा रही है, ये वो वाली टीचर। स्टेट लेवल पे आप समझ सकते हो कि आपकी प्रिंसिपल है, ठीक है। और सेंट्रल लेवल पे आप समझ सकते हो कि प्रिंसिपल के ऊपर भी अगर कोई हेड कर रहा है, ठीक है, जो हमारी हेड प्रिंसिपल या मतलब कोई बाहर से अगर जैसे गवर्नमेंट वगैरह होती है वो उनके ऊपर कर रही है। ठीक, वो हो गई हमारी सेंट्रल लेवल पे। अब अब देखो बेटा, जुडिशरी जो होती है, ऑल इंडिया लेवल पे जो जुडिशरी होती है, मतलब पूरी इंडिया की जो जुडिशरी है, जो सेंट्रल लेवल पे काम करती है, उसका नाम क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो स्टेट लेवल पे जुडिशरी है उसको क्या बोलते हैं हम, हाई कोर्ट। जैसे दिल्ली का हाई कोर्ट है ना, आपका हरियाणा का हाई कोर्ट है, तो ये ऐसे क्या है, पंजाब हरियाणा का हाई कोर्ट है, फिर केरल का हाई कोर्ट है, सबके स्टेट के अलग अलग हाई कोर्ट होते हैं। ठीक, अब क्या होता है हमारी लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर में जो होता है बेटा, ये दो हाउसेज हैं हमारे, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। लेजिस्लेचर में मैंने बताया था ना, लेजिस्लेचर मतलब जो पार्लियामेंट है हमारे, वो पार्लियामेंट में दो मतलब पार्लियामेंट में दो तरीके के ऐसे वो होती है, बॉडी होती है। एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। लोकसभा अपना अलग काम करती है, राज्यसभा अपना अलग काम करती है। ठीक है, तो दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और दोनों ही काम क्या करते हैं, लॉ बनाने का काम करती है। ठीक है, और ये लोग मिलजुल के लॉ बनाते हैं। कैसे क्या प्रोसेस होता है, अभी आप बहुत छोटे हो जानने के लिए, थोड़े बड़े हो जाओगे तो मैं पढ़ा दूंगी। ठीक, अब देखो स्टेट लेवल पे क्या होता है, स्टेट लेवल पे जैसे हमारी यहाँ पे लोकसभा होती है, ऐसे वहाँ पे स्टेट असेंबली होती है। जैसे यहाँ पे राज्यसभा है, वहाँ पे हमारी स्टेट काउंसिल भी होती है। ठीक है, लेकिन स्टेट काउंसिल जो है ना वो बहुत ही कम स्टेट्स में है। जो बहुत बड़े बड़े स्टेट्स है उनमें जिनको जरूरत है बहुत ज्यादा, उनमें ही है स्टेट काउंसिल। नहीं तो स्टेट लेवल पे सिर्फ एक ही होती है, वो कौन सी होती है, स्टेट असेंबली, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विधानसभा बोलते हैं। अब देखो एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में क्या होता है बेटा, मैंने बताया था कि हमारे एग्जीक्यूटिव में सेंट्रल गवर्नमेंट में हमें कौन लीड कर रहा होता है, प्रेसिडेंट लीड कर रहा होता है।
तो प्रेसिडेंट जो लीड कर रहे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको नॉमिनल हेड बोलते हैं, ठीक है, नॉमिनल हेड। और प्रेसिडेंट ही हमारे कौन होते हैं, वो सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन फोर्सेज भी होते हैं। इंडियन फोर्सेज वगैरह के लिए जो सुप्रीम कमांडर का रोल प्ले करते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट भी करते हैं। अब देखो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कौन से हेड होते हैं, वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। अगर यही हम स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे देखेंगे तो वहां पे जो प्रेसिडेंट काम करता है वो यहाँ पे गवर्नर करता है, इसलिए गवर्नर को हम नॉमिनल हेड बोलते हैं। और जो चीफ मिनिस्टर होता है उसको हम एग्जीक्यूटिव हेड बोलते हैं, ठीक है। मैं नॉमिनल और एग्जीक्यूटिव का मतलब भी बता देती हूँ। नॉमिनल का मतलब होता है बेटा कि जो सिर्फ ज्यादा काम नहीं करता, वो मेनली उसी के नाम पे सारे काम हो रहे होते हैं। जैसे कि आपके घर में जैसे कि यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे काम क्या करते हैं, साइन वाइन करने का काम करते हैं, जो भी काम होता है वो इन्हीं के नाम से होता है। जैसे आपके घर में बता दो कि आपके घर पे क्या होता है, सारे काम जो होते हैं आपके पापा कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन वो परमिशन किससे लेते हैं, वो आपके दादाजी से परमिशन लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं लेकिन दादाजी कोई काम नहीं कर रहे, दादाजी ने पहले अपना काम किया था, अब वो घर में बैठे रहते हैं, लेकिन उनसे पूछना पड़ता है, हर चीज की मंजूरी लेनी पड़ती है, बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। वैसे प्रेसिडेंट के नाम से सारे काम होते हैं, तो वो हमारा नॉमिनल हेड होता है, ठीक है। अब आपके और जो पापा आपके काम कर रहे होते हैं तो वो एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर है, वो एग्जीक्यूटिव हेड। ठीक है, ऐसे ही स्टेट पे गवर्नर और इसमें गवर्नर नॉमिनल हेड होता है और चीफ मिनिस्टर आपका एग्जीक्यूटिव हेड होता है। ठीक। अब देखो बेटा, हमने तीनों बॉडी देख ली, हमने देख ली जुडिशरी, लेजिस्लेचर, हमने देख ली एग्जीक्यूटिव। अब देखो फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एग्जीक्यूटिव की, इन एग्जीक्यूटिव के क्या क्या काम होते हैं। तो ये लिस्ट कोई एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब सिर्फ इतने ही काम नहीं होते, ये तो सिर्फ आपको थोड़े से एग्जाम्पल दे दिए ताकि आप इन्हें याद कर लो। अब देखो सेंट्रल लेवल पे क्या क्या काम करती है हमारे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो वो हमारे डिफेंस का काम करते हैं, ठीक है। डिफेंस मतलब कैसे क्या काम हो रहा है डिफेंस का ये देखते हैं। लड़ाई दंगे अगर बाहर से कुछ हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। फॉरेन अफेयर्स वगैरह जो होते हैं वो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती होती है। एटॉमिक एनर्जी, अगर बड़ी बड़ी कोई एनर्जी, कैसे बॉम्ब बनाना है, कैसे क्या करना है, वो सब भी वही देखती है। बाहर के देशों से हमें कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे बातचीत करनी है, वो भी कौन देखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। करेंसी जो होती है, जैसे करेंसी कौन सी करेंसी चलेगी, जैसे हमारी रुपी चलती है, बाहर से कैसे करेंसी एक्सचेंज होगा, तो वो सब भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। इंटर स्टेट कॉमर्स, इसका मतलब होता है एक स्टेट दूसरे स्टेट से जब ऐसे व्यापार करता है, मतलब ट्रेडिंग करता है, यहाँ से कोई सामान वहां बेच दिया, वहां से कोई सामान यहाँ आ गया, इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टेट कॉमर्स, जब वो भी कर रहा होता है, तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे होता है। फिर इसके अलावा होता है हमारा एजुकेशन। एजुकेशन भी हमारा सेंट्रल लेवल पे सारी चीजें देखती है, ठीक है। फिर हमारी अगर कोई नेशनल लेवल की कोई पॉलिसी बनाने का काम होता है तो वो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। अब हो गया बेटा हमारी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, तो स्टेट गवर्नमेंट हमारी पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर ये सब देखती है कि क्या पुलिस को कैसे काम करना चाहिए स्टेट के लेवल के अंदर, ठीक है। उसके बाद है आपका अडेप्टेशन, देखते हैं कि कैसे हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है हमें लॉ की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट के लेवल पे बना रखा है, ठीक है। जो लॉज मेड बाय द सेंटर के द्वारा बनाए गए, सेंट्रल गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल पे, उनको देखती है कि कैसे हमें अडेप्ट करना है। पब्लिक हेल्थ, छोटे मोटे लोग की हेल्थ वेल्थ वो भी देखती है। एजुकेशन यहाँ पर भी देखा जाता है, जो स्टेट लेवल पे एजुकेशन होता है। एग्रीकल्चर भी देखा जाता है यहाँ पे, इरिगेशन भी देखा जाता है और लोकल गवर्नमेंट भी देखा जाता है। अब देखो बेटा, अब हमारा एक वर्ड आ गया डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम लोग चुन के भेजते हैं पार्लियामेंट में, है ना। तो डेमोक्रेसी का मतलब भी यही होता है, तो रूल ऑफ द पीपल, जो लोगों के द्वारा रूल किया जाता है। और वैसे जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो कहाँ से आया है, वो ग्रीक से आया है वो वर्ड। इसमें डेमोस का मतलब होता है पीपल, और रूल एंड पावर का मतलब होता है एंडर कराटोस, हाँ, डेमोक्रेटोस, मतलब क्रेटोस का मतलब क्या होता है, रूल और पावर, ठीक है, मतलब पीपल का पावर। डेमोक्रेसी का लिटरली मतलब क्या हो गया, रूल ऑफ द पीपल। ठीक। अब देखो मैंने आपको बताया था ना कि स्टेट और नेशनल लेवल पर हमारे इलेक्शंस के थ्रू हमारा वो होते हैं, हमारे पार्लियामेंट में जाते हैं, पीपल वोट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और उन्हीं के इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं वो हमारे असेंबलीज में जाते हैं। उनका नाम भी तो होता है जो जाते हैं। तो अगर वो स्टेट के लेवल पे हैं तो उनको बोलेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और आपने इतना बड़ा वर्ड तो नहीं सुना होगा बहुत, आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा अपने बड़ों को बोलते हुए, एमएलए। ये हमारे यहाँ के एमएलए हैं, ठीक। और नेशनल लेवल पे अगर अगर हमारे नेशनल लेवल के इलेक्शन होते हैं तो वहां पे जो हमने जिनको वोट दिया होता है वो चुने जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और यहाँ पे भी हमने इतना बड़ा वर्ड नहीं सुना होगा, तो यहाँ पे इनको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, एमपी। क्या बोला जाता है, एमपीज। और इंडिया जो है बेटा, इंडिया के अंदर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब ये है
कि हम खुद जाके अपने सारे फैसले नहीं बताते कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, हम अपनी तरफ से लोगों को चुन लेते हैं और हम जिन लोगों को चुनते हैं वो हमारे लिए अच्छा और बुरा सोच के वो हमारे लिए आगे लॉ बनाते हैं और वहीं पे एग्जीक्यूटिव वाला भी काम करते हैं। तो इसीलिए हम इंडिया को क्या बोलेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हमने डायरेक्ट नहीं गए, हमने किसी को चुना और वो लोग गए लॉ बनाने के लिए, इसी को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब आपको क्लास की बात पता है, इंडिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी क्यों है? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी है और इंडिया जो है वर्ल्ड के फर्स्ट नंबर पे आता है अपने पॉपुलेशन में। पहले कौन आता था फर्स्ट नंबर पे? चाइना। अब हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है, अब हमारे यहाँ की पॉपुलेशन और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक। और देखो, मैंने अभी आपको बताया था ना कि आप जो है वो वोट दे सकते हो लेकिन बाद में दे सकते हो। अभी आपके घर में से आपके मम्मी पापा या आपके बड़े भाई बहन देते होंगे, तो आप कब दे पाओगे वोट? आप भी तो सोचते होगे कि हमें भी जाना है वोट देने। आप वोट कब दे पाओगे? जब आप 18 साल के हो जाओगे। आपको राइट टू पार्टिसिपेट इन दिस इलेक्शन, तो आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लायक बन जाओगे। जब आप कितने ईयर्स के हो जाओगे? 18 ईयर्स के हो जाओगे। ठीक है, अभी तो आप मुश्किल से 10 12 कितने साल के होगे ना। अब देखो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? द टर्म ग्रास रूट डेमोक्रेसी रेफर्स टू अ सिस्टम जो एनेबल करता है और एनकरेज करता है कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो ऑर्डिनरी सिटीजन का। ठीक है, यहाँ पे इनडायरेक्ट था, यहाँ पे डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम? ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी। और ये भी हमने अपने यहाँ पे लागू कर दिया। और ये कहाँ, मतलब कहाँ पे दिखती है? तो मैंने आपको बताया था ना, इधर दिखती थी। ये देखो, इसको बोलते हैं ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी, बिल्कुल नीचे वाले लेवल पे। ये लोकल गवर्नमेंट के लेवल होते हैं और यहाँ पे कौन को रूल कर रहा होता है? हमारी पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी। ये शायद आप सेकेंड टर्म में पढ़ोगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारा क्या होता है? ग्रास रूट डेमोक्रेसी होती है। बस बेटा, आज के लिए इतना ही। सारे बच्चों को थैंक यू सो मच। हाँ, ये लेक्चर कैसा लगा आपको कैसे बताना है? लाइक करके, शेयर करके अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करके। ठीक है, मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते, देख लेते हैं वीडियो। तो उन बच्चों को क्या करना है? सबको एक रेड कलर का जो सब्सक्राइब वाला बटन आता है ना, उसको प्रेस करना है। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट हो तो अपना कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाय बाय।